यूपीएससी का जो प्रीलिम्स वाला पेपर उसका 51 से क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन 51 में भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है। यानी भारतीय संविधान के तहत धन का केंद्रीयकरण अगर हो रहा है तो ये किस बात का उल्लंघन है। धन के केंद्रीकरण की बात जो है वो संविधान के नीति निर्देशक तत्व में बात कही गई है। संभवतः अनुच्छेद 39 जो है उसमें बात कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि धन का केंद्रीयकरण ना हो और उसके विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। अगर धन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है तो ये किस बात का उल्लंघन है। समता के अधिकार का तो ऐसी बात नहीं, समता के अधिकार का उल्लंघन है, मतलब सीधा संबंध नहीं है इस बात से। स्वतंत्रता के अधिकार से सीधा संबंध नहीं है। कल्याण की अवधारणा से संबंध हो सकता है लेकिन उतना नहीं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इससे संबंध है, इसका उल्लंघन है क्योंकि इसमें ये बात बाकायदे वर्णित की गई है अच्छे तरीके से। 52वां, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो संपत्ति का अधिकार जो कि हमारे मूल अधिकार पहले था, लेकिन संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को जो है थोड़ा सा सीमित किया गया था। फिर 1978 में जो है 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थे तो उस समय 46वां संविधान संशोधन करके इसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित किया गया था, जो कि अनुच्छेद 19(1)(f) में इसका प्रावधान था। इसको हटा करके अनुच्छेद 300 का में इसको प्रोविजन कर मतलब रख दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। और 31 को भी 31 भी संपत्ति के अधिकार से था तो उसको भी। तो संपत्ति का अधिकार यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो संपत्ति का अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। विधिक अधिकार तो है लेकिन क्या ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो अगला, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो व्यक्ति तो ठीक है, किसी व्यक्ति में तो विदेशी भी लोग आ जाएंगे तो विदेशियों के लिए भी है यह। तीसरा, यह मूल अधिकार है। मूल अधिकार तो नहीं है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है, तो ये भी नहीं है क्योंकि विधिक अधिकार तो है ही। विधि बना करके इसको अधिकार नहीं घोषित किया गया है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार कहें इसको, संवैधानिक अधिकार कहना ज़्यादा अच्छा है कि संविधान में इसका उल्लेख है, मतलब व्यवस्था है। तो ना ही मूल अधिकार ना ही विधिक, तो ये तो गलत है। तो इसमें मेन बात यह है कि नागरिकों को प्राप्त है कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है ये। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ करके भारत में संपत्ति खरीदता है तो खरीद सकता है, लीगल तरीके से खरीद सकता है, तो उसके पास संपत्ति का अधिकार हो भी जाएगा। तो ये तो व्यक्ति के लिए ज़्यादा ठीक है शायद। अगला, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। संवैधानिक स्थिति, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। अगर देखें वास्तविक संवैधानिक स्थिति तो संविधान के अगर तहत देखें तो वो वाला नहीं है, ये दोनों नहीं है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष और या इसमें कहें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आए थे। तो ये संविधान के तहत तो ये नहीं था, ये भी कट हो जाएगा पंथ निरपेक्ष वाला। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी था। केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो सही है, लेकिन क्या ये सही नहीं है, ये भी सही है। तो ज़्यादा सही कौन सा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। परिसंघीय संरचना वाले, तो ऐसी कोई बात नहीं कि परिसंघीय संरचना हो या फेडरल संघीय संरचना हो या एकात्मक संरचना हो। संरचना कैसी भी हो, कुल मिला के संवैधानिक है तो संवैधानिक है। और प्रतिनिधि सरकार हो, चाहे अध्यक्षात्मक सरकार हो, चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, चाहे डायरेक्ट चाहे जैसे भी हो, तो ये अनिवार्य मतलब संबंध नहीं हो उससे, संवैधानिक सरकार से। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, तो ये एक होता है संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे संवैधानिक सरकार की बात की जा रही है, तो इसका भी संबंध इससे। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्ति हो, जो प्रमुख है सरकार का प्रमुख, उसके पास वास्तविक शक्ति है, तो ये संसदीय, जो संसदनात्मक लोकतंत्र होता है या संसदीय व्यवस्था वाला देश जैसे भारत है, तो वहाँ पर ये स्थिति होती है, ठीक बात है। लेकिन कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ये जो है ज़्यादा सटीक उत्तर है कि सरकार तो है लेकिन संविधान की सीमा से परिबद्ध है, ये ज़्यादा सटीक है। ये दोनों जो हैं डेफिनेशन, ये संसदीय शासन प्रणाली की हैं, और ये तो बिल्कुल इससे संबंध ही नहीं बहुत ज़्यादा, तो डी ज़्यादा सटीक उत्तर हो सकता है। भारत के संदर्भ में हल्बी, हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? हल्बी हो और कोई पद पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, यानी ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। हल्बी हो और कोई पद क्या है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, ये वाद्य यंत्र है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है, या जनजातीय भाषा है? हल्बी हो कोई, तो ये बताना है इसमें। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाता है, लेकिन जो सरकारी उपाधियां हैं वो स्वीकार की जाएंगी। तो पद्म पुरस्कार और भारत रत्न जो है वो 18(1) के अंतर्गत अगर उपाधियां हैं, उपाधियां उस तरीके से नहीं है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। इसका मतलब ये है कि यदि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि है तो उसका भी अंत, क्योंकि 18(1) में अगर इसको शामिल किया गया है, इसका मतलब कि इसका अंत है, लेकिन जबकि ये चालू है, यानी कि ये दरअसल उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फिर तो। दूसरा, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। बात सही है, एक बार निलंबित किया गया था 1978 में, जो है जब पहली बार आए थे मोरारजी देसाई की सरकार, तो उस समय निलंबित किया गया था एक बार। लेकिन केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो इसमें थोड़ा संशय हो सकता है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। तो इसमें कौन से सही या सा सही है? तो पहला तो 3 तक, हाँ, तो दूसरा तो सही लग रहा है, ये तीसरा गलत है, और तीसरा जो है, तो इसमें देख सकते हैं अगर तीसरा गलत है तो केवल 2 सही है, केवल 2 दिया नहीं है तो 1-2 सही है, एक तो गलत है तो केवल 2 नहीं है, इसका मतलब 2-3 सही है। लिखा है कौन सा गलत है, इसमें कह रहा है कौन से सही नहीं है, ये भी बात सही है, कौन से सही नहीं है, तो इसमें ये वाला सही नहीं है, तीसरा सही नहीं, और तीसरा, तो 1 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बहुत बड़ा सा, कथन 2 बहुत बड़ा सा, फिर
फिर कह रहा है कि हाँ। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोनों कथन को पढ़ करके बताना है कौन सा सही है। पहला, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। दूसरा, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चुना गया है। तो इसका आंसर बता सकते हैं सेकंड। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में आरंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार अमेरिकी गोल्फ देख सकते हैं, इसका भी खिलाड़ी से संबंधित है, खेल से संबंधित स्पोर्ट्स हैं। ओलंपिक में भी आ गए, देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ 32 था, जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था। 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड है। सेकंड, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। तो कुछ गेम तो शामिल उसमें किए गए थे, सर्फिंग भी शामिल किया गया था, और जो है इस पे विचार करना है। नेक्स्ट, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी इंडियन काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय जो है वो है यूएई में है, उसकी राजधानी, उसकी जो एक शहर है दुबई, वहाँ पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता होगा, पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार, राइट टू अर्बन, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। तो शहर का अधिकार ये पढ़ना, ठीक है। फिर शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। तो इस पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट को हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो कथन पे न्यायिक हिरासत, एक होती पुलिस हिरासत, एक होती न्यायिक हिरासत। पुलिस हिरासत जो होता है वो पुलिस के अंडर में रहता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, उससे कोई अपराध वाला फीलिंग नहीं होता है। लेकिन जब 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो वो जब उसके ऑर्डर के बाद बंद किया जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक हिरासत। तो अभियुक्त मतलब वो है जो मतलब जो पेश किया गया है सामने तथाकथित मुजरिम को। तो न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, सही बात है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको पढ़ना, ये न्यायिक हिरासत वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी
पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, तो इस पर विचार करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के लिए कौन सा काम करेगा? जनजाति कार्य मंत्रालय काम करेगा, और कौन काम करेगा? संभवतः, लेकिन इतना आसान आंसर नहीं होगा, शायद गलत भी हो, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। 65वां क्वेश्चन, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अंतर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो अगर देखें 44 का तो इसमें कोई मामला ही नहीं, ये समान नागरिक संहिता का बात है। अनुच्छेद 32 कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 28 से भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता है, इसका उल्लंघन हो सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? अनिवार्य विशेषता यहाँ पर कीवर्ड है, कौन सा है जो ये बता दें कि ये संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है। और भारतीय राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो संघीय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्व है अपने आप में कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, लेकिन इसका संघीय मामले से संबंध नहीं है। दूसरा, संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अलायंस जब कर लेंगी तो हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, तो इसका संबंध संघीय प्रणाली से कैसे होगा? मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ये हो सकता है कि कोई भी अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये पूरे देश को जो है एक संघ के रूप में बांध देता है। तो ये बात तो ठीक लग रही है, एक प्रकार से ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? राज्य जो कि अनुच्छेद 12 में इसका उल्लेख किया गया है, राज्य क्या होता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी राज्य को परिभाषित किया गया है, जिसमें क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो सरकार है तो सरकार है, ठीक है, सरकार है, सरकार तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्तियों का एक समुदाय है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये तो पूरी तरीके से एक देश की परिभाषा बता दी है, नेशन की, जिसमें एक लोग हैं, व्यक्तिगत समुदाय है और बाह्य नियंत्रण
नहीं है उनके ऊपर, यानी कि सॉवरेनिटी है उनके पास में, और भूभाग है, वहाँ के निवासी भी हैं, है ना, और सरकार भी है। तो ये एक नेशन की डेफिनेशन बता दिया। लेकिन इसमें बताना है एक राज्य की परिभाषा। तो राज्य मतलब स्टेट, और स्टेट में ये चार चीज़ें होनी चाहिए। तो बात तो ठीक लग रहा है। संविधान में राज्य मतलब देश। बी, एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। क्या वो राज्य हैं? वो राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा ऐसे नहीं डिसाइड होगी। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, तो ये भी एकदम अच्छी परिभाषा नहीं है राज्य की। ये तो रूढ़िगत की परिभाषा है मेरी। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज, जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो वो है राज्य की परिभाषा। ज़्यादा सटीक ये है कि कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, है ना, तो सारे मिला करके राज्य की परिभाषा बनेगी। लेकिन अगर सिर्फ सरकार शब्द का प्रयोग कर रहा है तो सरकार में अकेले खाली केंद्र सरकार उससे रिलेट नहीं होता। सरकार में तीनों अंग आ जाते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों आ जाती हैं। अगर एक शब्द सरकार का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इसमें। तो ज़्यादा सटीक अगर देखा जाए तो ये वाला हो सकता है इसमें, एक राज्य की परिभाषा में। जा सोचा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्यायपालिका, पहला, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी पूर्व अनुमति उनसे ले ले राष्ट्रपति से, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल बुलाया जा सकता है, इसकी व्यवस्था बाकायदा देखी गई है। कुछ समय के लिए बुलाया जा सकता है काम करने के लिए, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही बुलाया जा सकता है, ये भी बात सही है। सेकंड, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, बिल्कुल प्राप्त है, अपने जो है पुनर्विलोकन कर सकती हैं, यानी पुनरावलोकन, अपने कोई डिसीजन को पलट सकती हैं वो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करती है, अपने से ज़्यादा जजों की सीट बैठा करके अपने कम से जो सीट बैठी थी उसके निर्णय बदल सकती हैं, तो ऐसा बदल सकती हैं। जैसे कि संविधान के मूल ढांचे के संदर्भ में देखें तो जैसे पहली बार बैठी, मान लो 3 बैठी, तो 3 लोगों की जो जज पीठ बैठी है, उसके निर्णय को, डिसीजन को 5 जजों की सीट जो है चेंज कर सकती हैं। इनके जो है 7 जजों की सीट चेंज कर सकती हैं। तो जितनी बड़ी पीठ बैठेगी उसका डिसीजन अंतिम माना जाता है। हो सकते हैं। हाँ। फिर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अधिवास मतलब कि एक ही जगह पर रहना। एक ही नागरिकता तो है, लेकिन एक ही अधिवास ये नहीं है। अधिवास कई जगह हो सकता है। डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, डोमिसाइल कई जगह हो सकता है। आप दिल्ली के भी निवासी हो सकते हैं, यहाँ के भी निवासी, कहीं और के भी निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता तो एक है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए बस। ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका में है कि अमेरिका में जन्म से अगर वहाँ पे है तो माना जाएगा कि वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। अगर यहाँ का नागरिक है तो वो बन सकता है, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष भी बन सकता है किसी विधि से हो। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा फिर, तो पहला भी गलत। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।
तो वंचित किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में ऐसी बात नहीं है, उसको वंचित किया जा सकता है अगर नागरिकता दी गई है। जैसे कोई ऐसा काम करने लगे कि संविधान कानून के एकदम से खिलाफ है, टेररिस्ट हाँ, टाइप। तो उसको वंचित किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है बताना है। तो कौन सा, पहला सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी जो है सही नहीं है। तो केवल कोई एक सही होगा फिर इसमें, क्योंकि तीनों टाइप का नहीं दिया है, तो ये ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट तो सही है, ये वाला नागरिकता वाला, तो ये सही हो सकता है फिर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। कौन सा एक कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो बात सही है, करता है। शक्तियों का केंद्रीकरण, इससे मतलब नहीं है। निर्वाचित सरकार, इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, निर्वाचित सरकार भी बहुत उटपटांग काम कर सकती है। शक्तियों का पृथक्करण, इससे भी कोई संबंध अनिवार्य नहीं है। ज़्यादा अच्छा आंसर है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। सवाना घास के मैदान, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो बताएं कौन सी हैं परिस्थितियां। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एक से ज़्यादा या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं। बिलकारी प्राणी और दीमक। अग्नि, तो अग्नि द्वारा नियंत्रित होती है भाई, आग लग जाएगी तो नियंत्रित हो जाएगी। चढ़ने वाले तृणभक्षी प्राणी, तो चढ़ने वाले अगर कोई तृणभक्षी हैं तो वो भी नष्ट करेंगे जंगल को या वहाँ की घास फूस को, ये भी ठीक लग रहा है। मौसमी वर्षा अगर होगी तो वहाँ पे तो घास होंगे, तो इससे मतलब नहीं है। मृदा के गुण, इससे भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। दूसरा तीसरा हो सकता है कि इसके कारण से वनस्पतियाँ ना हों जब अग्नि लगेगी, और जो है अतिचारण अगर होगा तो चराई की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इन दो कारणों से वन नष्ट हो सकते हैं। यानी कि दूसरा तीसरा, तो दूसरा तीसरा केवल इसमें है, दूसरा तीसरा चौथा, तो सी में भी। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो भूजल जो है वो तो बहुत कम है, 0.6% है भूजल, नीचे देखें अंडरग्राउंड वाटर। और नदियों और झीलों में जो जल है, तो नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो नदियों में तो जल की मात्रा और भी कम है, देखा जाए तो 0.03% ऐसे करके है, और भी कम है। तो भूजल जो है वो मात्रा ज़्यादा है। झील और नदी मिला लेंगे, उसके अलावा भी भूजल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ये बात तो पूरी तरीके से सही है। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, करीब 2% के आसपास जो है इसी में है शुद्ध जल का, ध्रुवीय हिमछद वगैरह में और हिमनदों में। तो दूसरा तो सही है और पहला भी सही ही है, दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा यानी सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। सहजन जो होता है, सहजन वृक्ष एक फलीदार, इसमें फल तो लगता है, और सदापर्णी बात सही है, सदाबहार तो होता ही है, साल भर हरा भरा रहता है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है।
फिर ये भी बात ठीक लग रही है कुछ कुछ। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है और भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है और मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? तो काली कपास की मृदा किसके अपक्षयण से हुई है? तो ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयण से हुई है। भारी वन मृदा नहीं, ये नहीं, भूरी वन मृदा ये नहीं, ग्रेनाइट ऑस्टिस्ट ये भी नहीं, शैल और चूना पत्थर ये भी नहीं, ये विदरी यानी फिशर ज्वालामुखी चट्टान के इसके अपक्षयण से हुई है। तो ये ज़्यादा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवंशिक रोग, अंडों के अंतःपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पे, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार, इन सब पे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, विषाणु, वायरस। तो उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? फिर एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, अस्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? पहला, अस्थायी कृषि जो है पर्माकल्चर वो पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार से भिन्न है? अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो पहला तो ठीक लग रहा है। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ये भी ठीक लग रहा है। सेकेंड, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। नेक्स्ट, मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो ठीक है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने में वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ठीक बात है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इस पर विचार करना है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सिंधु से झेलम मिल जाती है। उसके बाद चेनाब नदी जो है वो चेनाब सिंधु में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो एक नदी चेनाब निकलती वो जाकर के मिलती है इसमें रावी, ब्यास वगैरह जो हैं इसी में जाकर के मिल जाती है। सतलज फिर आगे मिल जाती है तो चेनाब जाके मिल जाती है फिर उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम हैं? डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू। हेमनद, गरान मैंग्रोव क्षेत्र, रामसर क्षेत्र हैं कि लवण झील हैं? नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो ये बताएं। ब्राह्मणी जो है वो जाती है पूर्वी घाट में, बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो इनमें से 2 और 4 हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधोस्थल पर उपलब्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष, लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? यानी कि कम पानी में भी हो जाता है। तो गन्ना के लिए तो ज़्यादा पानी चाहिए, बाजरा जो है वो उसके लिए कम पानी में भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। नेक्स्ट, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। नेक्स्ट, जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। तो जलवायु स्मार्ट ग्राम। फिर CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है। मुख्यालय फ्रांस में है। तो ये क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, पत्ती कूड़ा यानी लीफ लिटर किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो वनों की जो खासियतें हैं उससे क्वेश्चन है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है या ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? नेक्स्ट, सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED बत्तियों से किस तरह भिन्न है? तो सोडियम बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए सोडियम बत्तियां और LED में डिफरेंस बताना है। सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं। फिर ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, ACE2 का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ था? और बिस्फेनॉल A BPA को जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में प्रयोग होता है? बिस्फेनॉल A किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है? लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। ट्राइक्लोसन।
खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, होती तो हैं। दूसरा, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहां एक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो ये ऐसी बात नहीं है, परिसीमित नहीं है खैर, लेकिन संसद जैसे कि ब्रिटेन में है तो वहाँ पे ज़्यादा पावर है। हमारे यहाँ भी संसद संप्रभु है, सर्वोच्च है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट हमारे जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, उस पर इंटरवीन कर सकती हैं। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो बात सही है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में लड़ने से रोकता है। 2 में तो लड़ सकता है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए।